Hello students, good morning everyone. Chapter Motion in a Plane, lecture number 7 for class 11 में आज हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड आउट करना हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ये न्यूमेरिकल जो कि लिखा हुआ है, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये हमें करना है। तो क्या करोगे डायरेक्ट सॉल्यूशन में, वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू ए बी, या ऐसे कर दूँ, चलिए ऐसे ही कर देता हूँ, इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और सिंपली ए डॉट बी इज इक्वल टू, चलिए सोल्व करना शुरू कीजिए। डायरेक्ट कर रहे हैं, 2i कैप इंटू 3i कैप, i इंटू में i 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6। फिर उसके बाद इसके अगर इसके साथ करूँ तो 0, क्योंकि i और ये j इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। फॉर्मूला है ये, ठीक है, हर के ऊपर ये लगाओगे, ये 2i कैप इंटू 3i कैप कोस 0 डिग्री, फिर आएगा 2i कैप इंटू 2j कैप इंटू कोस 90 डिग्री। कोस 90 पे क्या होता है 0, तो ये वैल्यू मैं हटाता जा रहा हूँ साथ साथ, तो ये आ गया 3 इंटू 2 6। उसके बाद j की j के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ये माइनस का ये प्लस का माइनस का 4। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस कि इसके साथ करूँगा 0 आएगा डेफिनेटली, तो इसकी और इसकी मैं करता हूँ, तो ये क्या आएगा 4 इंटू 3 12, ठीक है, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको सोल्व कर देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 6 14, ऐसा ही है ना, कितना आ गया आंसर 14। निकाल दिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एक छोटा सा, ऐसे ही न्यूमेरिकल करने बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत इजी, और ऐसे बहुत इजी होते रहे, ऐसा कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें एक क्वेश्चन डॉट और स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का ना आया हो, और ज़्यादातर केसेस में डॉट प्रोडक्ट का ही आता है, क्योंकि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो न्यूमेरिकल्स थोड़े हैं, या वो टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इजी वो भी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लगेगा, ना कोई शॉर्टकट है, और ये आपका वैसे भी लेंदी नहीं है, और साथ में इसके शॉर्टकट भी। आपने देखा न्यूमेरिकल में कितना टाइम लग गया होगा, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 मिनट, बस इससे ज़्यादा लगेगा नहीं, 2-3 मिनट में लिख भी दिया, सोल्व भी कर दिया, आंसर भी निकाल दिया, सब कुछ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ, सॉरी टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको निकालना है। लिख लीजिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, लेकिन होता क्या है, हमें केवल उनके मैग्नीट्यूड का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन यही होती है। चलिए अब इसी इक्वेशन को और आगे प्रोसीड करूँ तो क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, या इसको इधर ले आऊँ, इन दोनों को इधर ले आता हूँ, कोस थीटा एक साइड में कर देता हूँ, तो ये हो गया आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कोस थीटा, और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे के मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना कर लिया आपने।
तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब कर लीजिए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये मैंने कंसिडर कर लिया। व्हाट इज ए एक्स ए वाई एंड ए जेड? वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड अलोंग जेड एक्सिस, है ना। तो आपके पास सिमिलरली और वेक्टर बी क्या हो आपके पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये मेरे पास है। अगर गिवन हो तो अगर मैं ए डॉट बी निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई यानी ए एक्स इंटू बी एक्स, क्लियर है ना, प्लस इसकी मल्टीप्लाई ए वाई इंटू बी वाई और इसकी मल्टीप्लाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। निकालना से सीख रखा है हमने पहले ही, कभी भूल गए हो ना। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सिमिलरली क्या आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यहीं से आ रहे हैं। जो वेक्टर आपके पास गिवन होगा उसका क्या नहीं, जैसे यहाँ पे गिवन मिलेगा 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, जो भी है उनका स्क्वायर कर देना है, क्लियर है। अब मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड में आई, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ में आई। अब क्या लिखोगे, ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट। ऑन यूजिंग इक्वेशन या बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट। क्या लिखोगे, अब देखिए कोस थीटा को इस तरफ ले आता हूँ मैं। कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन से नोट कर लीजिए। यहाँ से ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इससे देख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या रहा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर अंडर द रूट। उसके बाद इनटू में क्या रहा है, इनटू में क्या रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड ये रहा, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी जेड स्क्वेयर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। बस काम आपका हो चुका है। हमें क्या निकालना होता है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और ये आपका क्या बन जाएगा कंप्लीट, ये एंगल बन जाएगा। इसके लिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपोन में ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर अंडर द रूट इनटू क्या करोगे, वही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी एज इट इज लिख दीजिए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी जेड स्क्वेयर, क्लियर। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई है। तो मेन आपने देखा कि मेन एक्सप्रेशन तो है क्या, अगर देखा जाए तो मेन एक्सप्रेशन यही है। अगर ये आपको याद है तो ये समझ लीजिए कि आप न्यूमेरिकल कर सकते हो इजीली। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालते हैं। चाहे ये इक्वेशन आगे की याद हो चाहे ना हो, उनकी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आइए इसी से ये तो शायद आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करके फिर देखिए, क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी सा है। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत अगर आपकी दिक्कत रहेगी हो तो वो उस न्यूमेरिकल में सोल्व हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर
ए, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कोमा लगाओगे फिर लिखोगे वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, जो आपके पास बी वेक्टर है वो गिवन है माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये मेरे पास वेक्टर गिवन है, इनके बीच में मेरे को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो क्या करोगे, वी नो दैट, डायरेक्ट क्या करोगे, वी नो दैट वेक्टर ए, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसकी शॉर्टकट ट्रिक ज़रूर होती है, लेकिन शॉर्टकट तभी आपको याद रहेगी जब उसका लॉन्ग वाला मेथड आपको आता होगा। कई सोच रहे होंगे जब लॉन्ग वाला मेथड ही आ गया शॉर्टकट का करेंगे क्या, शॉर्टकट तो इसलिए होता है ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन करें, फिर लॉन्ग मेथड क्यों सीखें हम। अगर लॉन्ग मेथड नहीं आता तो शॉर्टकट्स याद नहीं रहेंगे। शॉर्टकट केवल इसलिए है कि लॉन्ग मेथड आपने सीख लिया, उससे समझ में आ गया, फिर उसका शॉर्टकट किया, आपको पता चलेगा ये शॉर्टकट ट्रिक कहाँ यूज़ हुई। जैसे क्वेश्चन देखोगे वहाँ पे आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो ताकि टाइम ना लगे, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट सिखा दूँ और आप उसको यूज़ कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग मेथड आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधा कह देता यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई 2 × 1 प्लस -2 और +1, बस आ गया ऊपर का आंसर और नीचे की वैल्यू लिख देता मैं, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज़ निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, इसको इक्वेशन स्टार नाम देख के और क्या निकाल दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × 1 2, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये माइनस ये प्लस, किसका आएगा माइनस का 2, ये आपका 1, ये 1 + 1, तो ये आपका कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब आप क्या निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो फॉर्मूला क्या होता है, ax² + ay² + az² अंडर द रूट। ax की जगह पे वैल्यू क्या गिवन है 1, यही होगी ना, ax यहीं पे तो आएगा ax, इसकी जगह पे वैल्यू क्या गिवन होगी 1² प्लस ay, ये कितना है 2² प्लस 1² अंडर द रूट इज इक्वल टू √6। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली क्या निकाल लोगे, वेक्टर बी, वो भी आपका यही रहेगा 2² प्लस -1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, तो -1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, तो 1 + 1 + 4 क्या आ गया √6। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड और दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू 1/√6 इंटू √6 विच इज इक्वल टू 1/6, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6। आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो उसके लिए टेबल मिलती है, तो पहले इसको क्या करना पड़ता है, किस में बदलना पड़ता है भाई, पॉइंट्स में बदलना पड़ता है। तो पॉइंट में बदल दीजिए, कोस इनवर्स ये आ गया आपका 0.667। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको टेबल में देख के हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अभी मैंने देखी है कि चेक किया था, तो ये वैल्यू आपकी आ रही थी 80.4 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 80.4 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके लिए। अगर 12th क्लास की आप देखोगे तो 30 मिनट से कम की कोई वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको धीरे धीरे ये महसूस हो रहा है कि इतना पढ़ेंगे तो ही हमारा काम चलेगा, लेकिन आप अभी नए हो तो आपको मैं ज़्यादा करवा भी नहीं सकता, और साथ में 11th क्लास में ज़्यादा करवाना भी ठीक नहीं, क्योंकि सारी चीज़ आपके लिए नई होती हैं तो उनमें ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। 12th में सारी पढ़ी हुई होंगी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा करवा देंगे तो भी आप कवर कर लेते हो। लेकिन 11th में जो ये टॉपिक चल रहा है आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये 9th में नहीं आया था। ठीक है, बाकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन सारी 9th में आ गई थी, लेकिन प्लेन वाला जो टॉपिक है वो
9th में नहीं होता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाता जा रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स साथ साथ क्लियर हो लें। तो जो डाउट्स हैं वो बहुत कम बच्चे पूछ रहे हैं, जिन जिन बच्चों को डाउट्स रहते हैं सभी मेरे से डिस्कस किया करो ताकि इंटरेस्ट बने आपका। अगर इंटरेस्ट नहीं बना तो फिर फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। और कई सोच रहे हैं फिजिक्स तो वैसे ही नहीं है, अरे नहीं भाई आएगी, अगर आप कोशिश करोगे तो ज़रूर आएगी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे आसान अगर कोई है तो वो फिजिक्स ही है, अगर इंटरेस्ट ले लिया तो। अदरवाइज़ फिजिक्स से हार्ड इस दुनिया में कुछ है भी नहीं अगर इंटरेस्ट नहीं बनाओ तो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले भी कई बार कहता हूँ कि मैं फिज़िक्स क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एक वीक स्टूडेंट था और बाकी सब्जेक्ट थोड़े हार्ड पढ़ते हैं, उनको समझ पाना मुश्किल था। लेकिन फ़िज़िक्स इतनी आसान थी कि इसमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और सारे के सारे डाउट्स इंटरेस्टिंग होते हैं। और साथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इसमें वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मेरे को लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, अगर कोई कहे कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, थ्योरी लिखनी है, तो मैं सोच लेता हूँ चलो छोड़ दो, थ्योरी लिखने से अगर बात बन रही है 1 नंबर कट जाए तो कोई बात नहीं, नंबर का कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं लिख नहीं सकता। केवल और केवल इस वजह से मैंने फ़िज़िक्स को चूज़ किया था, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बना रहता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ जाती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का थ्योरी का और एक उसके साथ न्यूमेरिकल, बात बन गई ना, है ना। एक पेज के अंदर 5 मार्क्स मिल जाएंगे और वैसे भरते रहो, लगे रहो लिखने में, तब जाके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वही फिज़िक्स को ईजी बनाती हैं और आप भी उनमें इंटरेस्ट लीजिए। डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा आप कहोगे कि वास्तव में फ़िज़िक्स में सबसे आसान न्यूमेरिकल्स ही हैं। मेहनत करते रहोगे, कंसंट्रेशन से पढ़ते रहोगे तो फिज़िक्स बहुत आसान आपकी बन जाएगी। वैसे है ही आसान, बने तो क्या कि अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो बहुत आसान है। तो इसी के अंदर जो एंगल वाला एक टॉपिक और है प्रोजेक्शन की फॉर्म में, तो पहले आपको प्रोजेक्शन का मीनिंग वगैरह समझाएंगे, उसके बाद वो टॉपिक आपका करवाएंगे। मेथड यही है, निकालने का तरीका यही रहेगा, बस थोड़ा सा प्रोजेक्शन से रिलेटेड समझाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा 15 से 20 मिनट का। तो वीडियो का लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम 11th क्लास में 20 और 25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बहुत कम कोशिश होती है कि बने। कई बार क्वेश्चन चला जाता है तो हो जाता है 30 मिनट तक बन जाती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि 25 मिनट तक हम इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो शेयर ज़रूर करना, डिस्कस ज़रूर करना। थैंक्स।